अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। अमरीका की तारीख के सबसे मुख्तलिफ, सबसे मुनफरिद इलेक्शन है स्विंग स्टेट्स में। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन में कांटे का मुकाबला है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने अब तक 238 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके हैं। स्विंग स्टेट्स यानी फैसला कुन रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी है। वो ओहायो, आयोवा, टेक्सास और फ्लोरिडा से जीत चुके हैं, जो बहुत अहम रियासतें हैं, जबकि जो बाइडन ने एरिज़ोना और न्यू हैम्पशायर में मैदान मार लिया है। जी हाँ, इसके अलावा जो बाइडन मजमूई तौर पर 6,90,30,000 से ज़ायद पॉपुलर वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 6,67,48,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। हाथी और गधे की इस इंतखाबी दंगल का फातह कौन होगा, इस वक्त तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमरीकी खबरसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने जो चार्ट जारी किया है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप स्विंग स्टेट्स में आगे हैं, जबकि जो बाइडन एरोज़ोना और न्यू हैम्पशायर से कामयाब हुए हैं। ये अहम रियासतें हैं और एरोज़ोना से ट्रंप 2016 में भी कामयाब हुए थे, यानी ये रियासत ट्रंप के हाथ से निकली है। ताहम जॉर्जिया, मिशिगन, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप लीड कर रहे हैं, यानी 12 फैसला कुन रियासतों में से 4 में डोनाल्ड ट्रंप, जबकि 2 पर जो बाइडन कामयाब हो चुके हैं। 4 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, जबकि 2 में जो बाइडन आगे है। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में कांटे का मुकाबला अभी जारी है। तो अमरीकी सदारती इंतखाबात का सिलसिला जारी है और अब देखने में ये आ रहा है कि कौन अमरीकी सदर बनता है। क्या जो बाइडन बनते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा मुंतखब होते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि रस्साकशी जारी है। अब पलड़ा कभी किसी का भारी होता है, कभी जो बाइडन आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि किसके हाथ इक़्तिदार का ये हुमा सजेगा और कौन अमरीका का दोबारा सदर मुंतखब हो पाता है। इस बारे में समा अपने नाजरीन को आगाह रखेगा। बिल्कुल। और व्हाइट हाउस के बाहर जहां कुछ घंटे पहले मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ट्रंप की हिमायत में जमा थी, अब वहां सन्नाटा है। इस वक्त सिर्फ एक शख्स अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। मजीद जान लेते हैं, व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे यासिर फिरोज। जी यासिर, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन अब सुबह सवेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है, बल्कि एक ही शख्स मौजूद है जो कि पूरा इस मुजाहरे को देख रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो यहाँ आएंगे और वो तैयार बैठे। उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर अमरीकी सदर एहतजाज इस रिज़ल्ट को नहीं मानते, अगर उनके मुखालिफ आता है रिज़ल्ट, तो उनकी हिकमत अमली तैयार है। तो उन्हीं से जानते हैं। So, sir, can you step forward? So, what you guys are planning if President Donald Trump don't accept result if he loses? Well, if Trump makes these does this stupid stuff, Congress has a process to deal with it. Now, if Congress refuses to do their job, then it will be up to the people. Thank you so much. तो यहाँ पर मुजाहिरीन यही कहते हैं कि कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो कानून साजी करें इस सारे मामले पर। हत्ता कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम क्रिसमस तक या दिसंबर के आखिर तक भी नताइज के लिए तैयार हैं, क्योंकि दिसंबर में ही इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होगी। उसके बाद 20 जनवरी को अमरीकी सदर हलफ उठाते हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया यासिर। आगे बढ़ते हैं। तज्जियाकार मसूद अब्दाली का कहना है कि अमरीका में सदारती इंतखाबात वैसे ही हुए हैं जैसे 2016 में हुए थे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रवायती इंतखाब हुआ है जैसा 2016 में हुआ था। उन तमाम रियासतों में जहां पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, वहां इस दफा दोबारा बाइडेन कामयाब हो गए, और जहां रिपब्लिकन पार्टी ने कामयाबी हासिल थी, अब तक जो नतीजे हैं उसके मुताबिक वो वहां कामयाब हुए। हिंदुस्तान के बारे में तो जो पॉलिसी है वो तब्दील नहीं होगी, वो पॉलिसी वही जारी रहेगी जो पहले से थी। अफगानिस्तान के मामला ये है कि सदर ट्रंप का एक बड़ा मुख्तलिफ तरीका ये है काम का कि वो बहुत ज्यादा मशवरे नहीं करते अपने निज़ाम से। वो बड़ी खुद ही वो कहते हैं कि मैं गैर रवायती सियासतदान हूँ, मैं वैसा सियासतदान हूँ कि हर बात पे लोगों से मशवरा करूँ, जबकि बाइडेन जो है वो रवायती सियासतदान है। माहिर इल्मे नजूम किनान चौधरी ने जो बाइडन को फेवरेट करार दे दिया है। कहा, हो सकता है कि तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं। 10 मई 2020 को मैंने ये प्रेडिक्शन ट्वीट भी की थी कि जो बाइडन
और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो इलेक्शन होगा 2020 में यूएसए का, इसमें न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो नंबर्स की फेवर इलेक्शन डे के हवाले से और इस टाइम पीरियड के हवाले से जिसमें इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें मुझे फेवर नज़र आ रही है जो बाइडन की तरफ। ट्रंप भी ज़्यादा पीछे नज़र नहीं आ रहे, एक अच्छा कंपटीशन देंगे। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस को ही कहीं ना कहीं बेस बना के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, न्यूमरोलॉजिकली देखता हूं तो जो बाइडन मुझे यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अमरीकी कवानीन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज़्यादा अमरीका का सदर मुंतखब नहीं हो सकता। ज़्यादातर अमरीकी सदर हमेशा दूसरे इंतखाब में भी कामयाबी हासिल करते हैं और 8 साल तक इक़्तिदार में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि वो दूसरी बारी भी ले, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो गुज़िश्ता 44 साल में तीसरे ऐसे सदर होंगे जो दूसरी मुद्दत के लिए मैदान ना मार सके। 1977 में सदर बनने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के जिमी कार्टर को अगले इंतखाब में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। रिपब्लिकन के रोनाल्ड रेगन ने 1981 से 1989 तक 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जबकि 1989 में इक़्तिदार संभालने वाले रिपब्लिकन ही के जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर सिर्फ 1 टर्म के लिए सदर रहे, जबकि दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन भी 2 बारियां हासिल करने में कामयाब रहे। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने भी 2 टर्म्स पूरी की। इनके बाद बराक ओबामा 2009 में सदर बने और 2017 तक वाइट हाउस के मकीन रहे। अब देखना यह है कि ट्रंप दोबारा मुंतखब होते हैं या दूसरी टर्म की रिवायत 27 साल बाद फिर टूट जाती है। अमरीकी इंतखाबात के बाद गिनती का अमल जारी है, साथ साथ मुजाहरे भी चल रहे हैं। सियाटल में इलेक्शन की रात नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज किया गया। माहिरीन कहते हैं कि अमरीका को कभी इतना तकसीम नहीं देखा, जो भी जीतेगा सड़कों पर बदअमनी होगी। अमरीका के सदारती इंतखाबात में कुछ ऐसे बयानात सामने आए जो सुने लगे, बल्कि पाकिस्तानी सियासत में हम उन्हें सुनते ही रहते हैं, जैसे धांधली, वोटिंग रोकना या रात गए नताइज बदलना वगैरह। अमरीकी सदारती इंतखाब पर पाकिस्तानी अवाम भी दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। किसी को पाकिस्तानी अपोजिशन याद आई तो किसी को एनआरओ मुझे क्यों निकाला भी पाकिस्तानियों की जबान पर रहा। अमरीकी सदारती इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी अमरीकी इलेक्शन के नताइज पर उतार चढ़ाव का रुझान रहा। माहिरीन का कहना है कि बाइडन की जीत पर पूरी दुनिया की तिजारत पर फर्क पड़ेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। अमरीका में सदारती इंतखाबात के नताइज पर सरमाकारियों की नजरें जमी हुई हैं। आलमी स्टॉक मार्केट समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव का दिन रहा। कारोबार का आगाज मुस्बत रहा, लेकिन इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 198 पॉइंट्स कमी पर बंद हुआ। माशी माहिरीन कहते हैं बाइडन के जीतने पर पूरी दुनिया की तिजारत पर दूरदराज असरात मरतब होंगे। जो बाइडन की जीतने की शक्ल में मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया की ट्रेड पे और क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान के बिजनेस पे भी इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इंडस्ट्रीज को बिजली पर रियायती पैकेज के ऐलान और कोरोना की दूसरी लहर में सनतें और कारोबार को बंद न करने के ऐलान के बेहतर नतीजे आएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया पावर टैरिफ का कट किया, ऑफ पीक और पीक आवर्स सेम होंगे, तो ये बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई है, तो इससे इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होगा। एक और चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि कोविड में हम सब चीज़ें बंद नहीं करेंगे, हम SOPs के साथ करेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव था। लोगों को खदशात है कि भाई कोविड वापस आ रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम सतह 159 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन की राय है कि पाकिस्तानी बरामदात बढ़ने और रुपया तगड़ा होने से मईशत में बेहतरी आएगी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अशरफ खान, समा, कराची। मुल्क की आला शख्सियात ने नवाज शरीफ की फैमिली मेम्बरान से राब्ते किए हैं। ये राब्ते सुलेमान शहबाज के जरिए किए गए हैं। ज़राए बताते हैं कि सुलेमान शहबाज ने नवाज शरीफ को पैगामात पहुंचा दिए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। नईम, बताइएगा इस राब्तों के बारे में। जी इरम, आला शख्सियात हैं मुल्क की, उनके राब्ते हुए हैं नवाज शरीफ के साथ और इस राब्तों का जरिया बने हैं सुलेमान शहबाज।
और उन्होंने जाके नवाज शरीफ को पैगामात दिए हैं उन शख्सियात के, और कहा है कि जो आपके एकदम बहुत सख्ती है बयानात में और तकरीरों में, उसमें नरमी लाएं और ऐसा कोई माहौल बनाएं कि बातचीत हो सके बैठकर। लेकिन ज़राए का यही कहना है कि फिलहाल कोई ऐसी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, बल्कि सुलेमान शहबाज को कहा गया है नवाज शरीफ की जानिब से कि वो इतना ज़्यादा जो है वो बेचैन ना हो। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि इससे पहले शहबाज शरीफ ये राबितों का काम करते थे, जो कि अब भी उन्हीं की फैमिली का अहम रुकन जो है वो सुलेमान शहबाज अब वो ये कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जेल में है। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से कुछ मुलाकातों का भी जिक्र हो रहा है। शहजाद अकबर साहब ने भी कहा और ख्वाजा आसफ ने उनकी अपनी सफाइयाँ भी दी, वो भी ऐसे मिले। और लेकिन अहम बात इसमें यह है कि सुलेमान शहबाज जो हैं वो अब भी उनकी फैमिली, शहबाज शरीफ की फैमिली, वो यही काम कर रही है जो कि मियाँ साहब के बाहर जाने से पहले हो रहा था, बाद में भी होता रहा। और वो जो शहबाज शरीफ खानदान है वो अभी भी उसका बयानिया वो नहीं है जो कि इस वक्त नवाज शरीफ का है, और वो अब भी पैगामात लेकर नवाज शरीफ तक जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और आखिरी जो पैगाम था, लेकिन बहरहाल राब्ते हुए हैं। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, अपडेट किया आपने। गिलगित वालों से वोट मांगने कशकोलिया स्टोर पहुंच गए हैं। वजीर आजम की जानिब से बिजली सस्ती करने के ऐलान पर कड़ी तनकीद की, कहा गरीब को नहीं सिर्फ अमीर को फायदा होगा। इमरान खान की हुकूमत जल्द गिरने की पेशगोई भी कर दी। इमरान ने ऐलान किया कि सस्ता बिजली के लिए वो कुछ करेंगे। पता चला कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये अमीरों के इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। ड्रामा वैली है। इमरान ने आज खुद नेशनल ब्लॉक डिक्लेयर किया गया है। हम इमरान को ये नहीं करने देंगे। ये अस्टोर के अवाम के सरजमीन है। आप में कैसे हिम्मत हुआ कि आप अस्टोर के अवाम की जमीन पे कब्जा कर सके? सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, बुजुर्गों का भी ख्याल रखते हैं और अपने लोग जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। सिंध की तरह मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़ा कर दूंगा, जैसे हमने कराची से लेके लारकानों तक मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाते हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसकी जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत बनने के बाद फिरदौस आशिक अवान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पहले दिन अपोजिशन के मोर्चों पर बमबारी नहीं करना चाहती, मगर साथ ही अपोजिशन पर तनकीद भी कर डाली। कहा कि किसानों की हमदर्दी के लिए फोटोशूट करवाने वालों ने 5 सालों में किसानों के लिए क्या किया? अपोजिशन को बरनाल ऑफर करते हुए उनके ज़ख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई। ज़ख्म जो है जो उनको मेरे आने से लगे हैं वो उस पर मरहम रखने आई हूँ और उनको ये कहने आई हूँ कि हमने मिल के काम करना है। आज चूँकि पहला दिन है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अपोजिशन के मोर्चों पे बम्बारमेंट हो। देखना ये है कि जिस किसान की हमदर्दी के लिए आज फ़ोटोशूट हो रहा था, उस किसान के लिए इन्होंने अपने 5 साला दौर में क्या किया। पंजाब पुलिस के हाथों मुजाहिरीन को डंडे पड़ते तो हम अक्सर देखते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह प्यार से गिरफ्तारियां शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। पंजाब असेंबली पहुंचने वाले कई मुजाहिरीन को पुलिस कांधों पर हाथ रखकर सुकून से वैन तक ले गई और फिर गिरफ्तार कर लिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं रियाज अहमद से। रियाज अहमद, ये अनोखा अंदाज गिरफ्तारी का। हाँ जी बिल्कुल, ये अनोखा अंदाज है। चूँकि पुलिस जो एहलकार हैं यहाँ पर वो सादा लिबास में मौजूद थे और जो किसान बोर्ड के जो किसान यहाँ पर एहतजाज के लिए आने थे वो चूँकि मंसूरा से चले थे और उन्हें बीके वाले मोड़ पर रोक लिया गया था। पुलिस ने वहाँ पर उनको रोक लिया। तो यहाँ पर इक्का दुक्का
जो किसान एहतजाज में शरीक के लिए आ रहे थे, यहाँ पर पुलिस यूनिफॉर्म में भी मौजूद थी, लेकिन सादा लिबास वाले जाकर उससे पूछते थे किस लिए आए, तो वो बता रहा था कि यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं किसान जो एहतजाज है उसके लिए। तो फिर बड़े आराम से उसके कंधे पर वो हाथ रखते और एक बाजू उसका हाथ से पकड़ते और आहिस्ता आहिस्ता उसको वैन तक ले जाते और वैन में बिठाकर वो पुलिस स्टेशन ले जाते। अब तक 11 के करीब जो है वो किसानों को यहाँ से हिरासत में लिया गया और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुँचाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई किसान नहीं आया, चूँकि जो किसान बोर्ड था, 2 एहतजाज हो रहे हैं लाहौर में। एक किसान इत्तेहाद जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ठोकर न्याज बेग पर था और दूसरा ये किसान पाकिस्तान किसान बोर्ड था जो मंसूरा मुल्तान रोड से चलकर यहाँ आना था, उससे बेके वाले मोड़ रोक लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रियाज अहमद, तफसीलन आपने अपडेट किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गिरफ्तार किसान रहनुमाओं और कारकुनान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि खाद और बिजली महंगी की है तो किसानों का मुआशी कत्ल रोकने के लिए अजनास की कीमत खरीद भी बढ़ाई जाए। किसानों के हवाले से जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें ब्यूरोक्रेट्स और जालिम जागीरदार की बजाय किसानों और काश्तकारों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जिस तरह सिंध में 2000 रुपया फी मन खरीदने का ऐलान किया है, पंजाब की हुकूमत भी 2000 रुपया फी मन खरीदने का वादा करे। इस हुकूमत ने जिस तरह आज किसानों पर तशद्दुद किया, इस पर माफ़ी मांग ले, किसानों के मुतालिबात को तस्लीम करे। कराची में पार्किंग माफिया के बाद पार्क माफिया भी मैदान में। जिला बस्ती में ताज़ा हवा खाने के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं। सरकारी पार्क्स में टिकट के नाम पर आवाम से की जाने वाली लूट मार पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। पहले पैसे दो फिर पार्क में आओ। कराची में सस्ती तफरीह महंगी कर दी गई। सरकारी पार्क्स में गैर सरकारी लोग मुंह फाड़े खड़े हैं। सर जो यहाँ पर बैठता है उसकी वजह से दे रहे हैं। जिसका कौन बैठता है सर? वो नाम नहीं पता मेरे को। पैसे लिए बगैर किसी की हिम्मत नहीं कि पार्क में कदम भी रखे। हमारा बचपन इसी पार्क में गुजरा है, फ्री ही गुजारी सारी ज़िंदगी हमने इसमें, इतने बड़े हो गए। ये सामने हमारा घर है। 3 साल की बच्ची है, 4 साल की है, इसका तो फ्री टिकट होना चाहिए। हर जगह फ्री टिकट होता है, इसके भी टिकट ले रहे हैं वो। जिला बस्ती का तालिब चमन फैमिली पार्क हो, फतेह फैमिली पार्क या तालीमी बाग, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका टिकट लिया जाता है। समा की टीम जब टिकट काउंटर पर पहुंची तो किसी से जवाब नहीं बन पाया। फतेह पार्क बता रहे हैं ये डीएमसी सेंट्रल का है। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। किसने आपको इख्तियार दिया पर्ची काटने का? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो पता नहीं। किसी के मुलाजिम तो होंगे आप? अभी जब मैं जिसके अपने रेफरेंस से ही आया हूँ यहाँ पे, अपने रेफरेंस से ही आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो जाहिर बात है मुझे 2 दिन में, आज दूसरा दिन है तो कुछ भी नहीं मालूम है। सही बात तो आपको, आप आके बैठ गए? जाहिर बात है जी। आपको किसी ने भी कहा टिकट लेना शुरू जाओ, टिकट लेना शुरू हो गए? जाहिर बात है। डीएमसी सेंट्रल के डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ की नज़र में पार्कों की देखभाल के लिए 20-30 रुपए बड़ी रकम नहीं। आपको अंदाज़ा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस था, हम मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को इनवाइट किया। इसमें सारी मेंटेनेंस, सारी डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो प्राइवेट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है और एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। एंट्री 20 रुपये कह लें या 25 रुपये कह लें, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी टैक्स भी आवाम दे और सरकार के जिम्मे जो काम है उनकी कीमत भी आवाम ही चुकाए। सोने पे सुहागा ये कि पार्क के बाहर भी शहरियों की खाल खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। बाइक खड़ी करने कितने पैसे ले रहे हैं? 20 रुपये। तो पर्ची दिखाएंगे सर? जी पर्ची दिखाया ना मैंने। इस पे कोई फिगर नहीं लिखा हुआ पैसों का? ये पुरानी पर्ची हैं पहले की जो ठेकेदार दे रहे हैं। कम से कम कितनी इनकम हो जाती है आपकी अंदाजन एक दिन की? हो जाती है 1100, 1200, 1300 रुपये। महीना कितना बन जाता है पार्किंग से फतेह पार्क के बाहर? बन जाता है कोई 25-30 हज़ार तो बन जाता है, लेकिन हमारे जेब में तो नहीं जाते हैं, आगे जाते हैं। ये सरकार की रिट नहीं या खुद सरकार मुलविस है, बात जो भी हो, मगर शहरी कहते हैं ताज़ा हवा खाने के भी पैसे देना सरासर नाइंसाफ़ी है। ये लूट मार बंद होनी चाहिए।
कैमरामैन मोहम्मद कामरान और इम्तियाज अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, सामा, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल, फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर रावलपिंडी, जिसको टन कोर कहा जाता है, उसका दौरा किया और आर्मी चीफ को LOC के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल और जो ऑपरेशनल तैयारी है उसके बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कश्मीरी जो दोनों तरफ LOC के दोनों तरफ पाए जाते हैं और भारतीय फौज के जो निशाना बनते हैं फायरिंग का, उनके जज्बे और अज़म को सराहा है और उनका ये कहना था कि पाक फौज LOC के साथ साथ LOC पर मुकीम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो कोशा है। और आर्मी चीफ को रावलपिंडी कैंटोनमेंट में जारी तरक्याती कामों के बारे में भी आगाह किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया और इस संबंध में जो सिविल इंतजामिया है उसकी भी तारीफ की है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोई मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया का शुक्रिया अदा भी किया। प्रेसिडेंसी के चेयरमैन शफीक जाफरोविच का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अहम मसला है। तनाज़ा कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक ही हल होना चाहिए। बोस्निया के ऐवान सदर के चेयरमैन शफीक जाफरोज का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, इमरान खान ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि बोस्निया के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। इमरान खान ने गुस्ताखाना मवाद के जरिए मुसलमानों की दिल आज़ारी को बड़ा मसला करार दिया। Insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community. And European powers, Western countries must understand. बोस्निया की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन का कहना था कि आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मसला कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। Kashmir, onako kako je to premijer. Our stance was very clear. The human rights of all the citizens of Kashmir must be respected. Human rights must be the priority. इससे पहले बोस्निया की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन इस्लामाबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने उनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वजीर खारजा से भी मिले। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों मुमालिक ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। 2 तरफ़ा ताउन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में 23 अक्टूबर के तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट जारी। दोनों जजेस ने जस्टिस फाइज ईसा पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा कि रेफरेंस खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी था। जस्टिस ईसा ने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। उनका अहलिया और बच्चों की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक भी अहलिया और बच्चों की जायदादें ज़ाहिर करना लाजिम नहीं था। उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता। जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा कि असासाजात रिकवरी यूनिट के पास इंक्वायरी के लिए कोई जवाब नहीं था। रियासत बगैर वजह शहरियों की जाती मालूमात इकट्ठा करने का इख्तियार नहीं रखती। सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी जज के खिलाफ इंक्वायरी या रिकॉर्ड तलब कर सकती है। सदर मुमलिकत असासाजात रिकवरी यूनिट को इंक्वायरी का नहीं कह सकते। उनका कहना था कि जस्टिस ईसा और फैमिली की निजी मुखबरों के जरिए निगरानी की गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि शिकायत कुनंदा वहीद डोगर को जस्टिस फायज की अहलिया का स्पेनिश नाम मालूम होना और लंदन जायदादों का करसाई हैरान कुन है। एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। वहीद डोगर की हैसियत शिकायत कुनंदा की थी, सहाफी की नहीं। उन्हें मालूमात फीड की गई और मालूमात देने वाले ही कहानी के असल किरदार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया कि जस्टिस फायज को जानबूझकर फैजाबाद धरने पर टारगेट किया गया। नजरसानी दरखास्तों में जस्टिस फायज के खिलाफ इंतकाम और नाराजगी वाज़ेह है, इसलिए बोगस कंप्लेंट को पजीराई दी गई। शहजाद अकबर ने अकेले जज के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। अदालत ने कार्रवाई रोकने की फैसल वावडा की दरख्वास्त पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावड़ा की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा के कागजात नामजदगी का तमाम रिकॉर्ड जमा करा दिया। बुनियादी तौर पर इसमें जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है रिट पिटीशन में कि क्या जो उम्मीदवार है वो किसी दूसरे मुल्क का शहरी है या पाकिस्तान की शहरियत उसने कभी ख़त्म तो नहीं की, तो इन सवालात के जवाब में उनकी तरफ से जो है वो ना लिखा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वफाकी वजीर की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत शदीद बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 11 जून 2018 को बयान हल्फी जमा कराया गया कि फैसल वावड़ा दोहरी शहरियत नहीं रखते, जबकि शहरियत तर्क करने की दरखास्त 25 जून को मंजूर हुई। जब बयान हल्फी जमा कराया गया तो वो अमरीकी शहरी थे। फैसल वावड़ा के वकील मोहम्मद बिन मोहसिन ने जवाब के लिए मोहलत मांगी तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब बचा ही क्या है, बार बार कह रहे हैं कि जवाब दाखिल कराएं। क्या आप चाहते हैं हम फैसल वावड़ा को नोटिस जारी करके यहाँ बुलाएं? दरखास्त गुजार मियाँ फैसल के वकील जहांगीर जद्दू ने फैसल वावड़ा की मुतफरक दरखास्त को ताखिरी हरबा करार दे दिया। नई दरखास्त लेके आगे ये केस को स्टे कर दें, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन में एक केस जो है वो जाहिर किया। हमने इलेक्शन कमीशन में जाके ये कहते हैं जी आप हमारा केस हाईकोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे स्टे कर दें। अदालत ने फैसल वावड़ा के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोरोना से निपटने के लिए मुतवक्के वैक्सीन की पेशगी खरीदारी का मिशन। वजारत कौमी सेहत ने वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए इजाज़त मांग ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान वैक्सीन बनाने वालों से मुज़ाकरात की इजाज़त दें, ख़त में ऐसा कहा गया है। हमारी नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अरहम खान, बताइएगा क्या कहा गया इस ख़त में? जी बिल्कुल, वजारत कौमी सेहत ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और ख़त में कहा है कि वज़ारत सेहत की 1 करोड़ शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की जो बुकिंग है उसकी तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन जो हंगामी बुनियादों पर बुकिंग है वो नागुज़ीर है, क्योंकि बहुत सारी जो वैक्सीन हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और उनकी एडवांस बुकिंग के लिए तमाम ममालिक जो है वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इस मिशन में आगे बढ़ रहा है। और वज़ारत कौमी सेहत ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। पहले फेज़ में कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स, बूढ़े शहरियों के लिए दस्तयाब होगी और वज़ीर आज़म को ख़त में ये भी कहा गया है कि हंगामी बुनियादों पर ECC में ये मामला उठाया जाए कि वैक्सीन के लिए जो फंड्स हैं वो रखे जाएँ, ताकि जैसे ही वैक्सीन सामने आती है कोरोना की तो पाकिस्तान उसकी खरीदारी कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। एलाइड अस्पतालों के सरबराह डॉक्टर उमर का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल है, इस मरतबा ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उमर आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का दूसरा वार। रावलपिंडी के तीनों अलाइड अस्पताल पूरी तरह तैयार, बिस्तरों से लेकर वेंटिलेटर तक सब इंतजामात मुकम्मल। अलाइड अस्पतालों के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद उमर के मुताबिक शहर से कोरोना के शुबे में रोजाना औसतन 32 से 40 मरीज सामने आ रहे हैं। हमारे पास जो वेंटिलेटर का मैक्सिमम हमारे पास कोविड के लिए फिक्स है वो 60 है और इस वक्त से हमने जो फंक्शनल रखे हुए हैं वो 20 है। बेड्स का भी वन टाइम हमारी कैपेसिटी जो है वो 400 तक की है। अभी तो 100% ऑक्सीजन अवेलेबल है। कोरोना की दूसरी लहर में आम शहरियों के साथ साथ डॉक्टर्स भी वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। 2 to 3% परसेंटेज रेट चल रहा है इस वक्त नर्सेज को और डॉक्टर को मिला के। इस वक्त अगर 100 डॉक्टर्स हैं तो उसमें से 3-4 डॉक्टर जो है मुतासिर। इंतजामिया का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 300 बिस्तरों और 20 वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को भी कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान का अपना डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ 4 माह बाद नाजरीन को भरपूर तफरीह मुहैया करेगा। रेहान अहमद की रिपोर्ट। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पाकिस्तानियों को पहले डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की खुशखबरी सुनाई तो मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए, जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी फिल्म प्रोडक्शंस एंड टीवी ड्रामास वगैरह के लिए, तो सबसे पहला मसला मुझे आया कि मुझे एयर टाइम चाहिए टीवी चैनल्स में। हमने कहा वो क्रिएटिविटी नहीं हुई, वो तो एक तरह से जो है ना मेक टू ऑर्डर, कस्टमाइज़ कोई चीज़ बना के आप दें वो सेल करें। तो मैंने कहा कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकेगा, हमें अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाना चाहिए। तो हमने OTT स्टार्ट किया। जमाल नासिर ने प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वालों को उनके काम की रॉयल्टी भी दी जाएगी। रेवेन्यू जो आएगा इश्तिहारात से, जो डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स में लीड एक्टर एंड सपोर्टिंग लीड, उसके बाद प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं और दूसरे, उन सबको रॉयल्टी रियल टाइम मिलेगी। पाकिस्तान के पहले डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे।
और कोयटा की मार्केटों में पहुंच गए हैं सुर्ख रसीले दानों वाले कंधारी अनार, जिसके रस भरे और ग़िज़ाइयत से भरपूर सुर्ख दाने देखते ही मुंह में पानी भर आए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। सर पर बादशाहों का ताज सजाए कुदरत का हसीन तोहफा, जन्नत का पल कंधारी अनार कोयटा की मार्केटों तक पहुंच गया। खुश रंगत और खुश जायका होने के एतबार से अपनी मिसाल आप कंधारी अनार मौसम सरमा के आगाज में ही अफगानिस्तान से दरामद किया जाता है। कंधार का अनार इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि वो कागजी बहुत है और उसका छिलका नरम है और दाना बहुत नरम है। अनार के शहद की तरह मीठे रसीले दाने देखते ही मुंह में पानी भराए, लेकिन हाय रे महंगाई जिसने शहरियों को अनार से दूर कर दिया। आज के इस महंगाई के दौर में ये हर इंसान का इसमें रसाई नहीं होती और ये बहुत महंगा, मतलब 200 से ऊपर अगर किलो इसका बिक रहा है तो कैसे एक आम बंदे की इनकम कितनी है और किस तरह की इनकम, मतलब 30 दिन के लिए कैसे अनार अफोर्ड कर सकता है। मार्केट में कंधारी अनार फी किलो 150 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। तभी माहिरीन कहते हैं प्रोटीन, कैल्शियम, फौलाद और फास्फोरस के इज्जा से भरपूर अनार में सैकड़ों बीमारियों का इलाज मौजूद है। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम साथ से। देखते रहिए समा।